जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोनिहाल। हम पंजाबी चैनल के श्रोता आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज 14 अगस्त है। आज के दिन सही मायनों में देश की आज़ादी 14 अगस्त को हो गई थी। बंटवारा देश का 14 अगस्त को हो गया था, या यूं कहें कि पंजाब का बंटवारा 14 अगस्त को हो गया था और लगभग 20 लाख पंजाबी हिंदू वहां से आते समय मारे गए। कल 15 अगस्त है। हम स्वतंत्रता दिवस कल मनाएंगे। लाल किले की प्राचीर से माननीय देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को संबोधित करेंगे। आज के कार्यक्रम में मैं जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूं, उनका नाम श्री संजीव कपूर है। आप पंजाबी एकता समिति गाजियाबाद के महामंत्री हैं और भी कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम मैं संजीव कपूर जी का अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बड़े भाई। संजीव कपूर जी, आप गाजियाबाद में या आपका परिवार गाजियाबाद में जब देश का बंटवारा हुआ तो उसके बाद सबसे पहले कहाँ आए या आपका परिवार कहाँ आया, उसके बाद कैसे गाजियाबाद तक पहुँचे और गाजियाबाद आने के बाद आपने या आपके परिवार ने क्या काम किया? बंटवारे के समय जब हम लोग वहाँ से, जो हमारे फादर लोगों ने हमें बताया, हम लोग जब वहाँ पर ये कत्लेआम चालू हुआ या कब्जा करना शुरू हुआ कि छोड़ो, पाकिस्तान में थे रावलपिंडी में हम लोग। तो रावलपिंडी से जब हम लोग निकले तो दादाजी तो हमारे वहाँ रुक गए कि शायद चेंज हो, शायद बदलाव आए, शायद हो सकता है ये जितना हो रहा है कत्लेआम रुक जाए। तो वो रुक गए थे वहां पर। लेकिन हमारे घर पे उस समय एक बग्गी होती थी 2 घोड़ों वाली, तो उसके अंदर हमारी दादी जी की साथ उनका परिवार था, जिसमें हमारे फादर साहब थे, चाचा जी थे, 2 चाचा जी थे, 4 बुआएं थी। सब छोटे थे, बुआएं बड़ी थी। हमारे फादर और चाचा जी दोनों बहुत छोटे थे। सब में छोटे वाले चाचा जी तो फिलहाल हमारी दादी की गोदी में थे, इतने छोटे थे उस समय। तो ये लोग जब वहां से चले हैं तो रावलपिंडी से लेके और अमृतसर तक टांगे के साथ साथ दोनों हमारे चाचा जी और उनके कजन ब्रदर बकायदा दौड़ लगाते आए हैं। तो ये बग्गी के साथ साथ छोटे बच्चों का दौड़ लगाना बहुत बड़ी बात थी और इतना उनके दिमाग में, जहन में इतना प्रेशर कि चारों तरफ वो देख रहे हैं कि कत्लेआम हो रहे हैं, पत्थरबाजियां हो रही हैं। वो लोग किसी तरह अमृतसर पहुंचे। अमृतसर में एक हमारे फादर साहब की बुआ जी रहते थे। सबसे पहले हमने उनके घर में जाके शरण ली और वहां पर शरण लेने के बाद हम लोग कुछ टाइम के लिए अंबाला रहे, अंबाला शिफ्ट हुए। चूंकि हमारे दादाजी की नौकरी थी और सब जने दादाजी का इंतजार कर रहे थे, तो हमारे दादाजी 3 या 4 दिन बाद जब उनकी गली के अंदर उपद्रव चालू हो गए तो उन्होंने बोला कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब खत्म ही होना है। तब उन्होंने वो गली छोड़ी, जबकि उन्होंने अपनी डिफेंस के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए जो छोटे मोटे घरों में जुगाड़ होते हैं वो अपनी छत पे इकट्ठे कर लिए थे। लेकिन जिगरा था उनमें। वो अकेले ऐसे शख्स रह गए थे उस मोहल्ले की, उस गली में, जो अकेले वहां रहे थे। और वो वहां 3 दिन रहे। कैसे खाया होगा, कैसे पिया होगा मालूम नहीं, लेकिन वो 3 दिन के बाद वहां से चले। उस समय फोन तो होते नहीं थे, खबर कैसे मिले। लेकिन खैर 3 दिन के बाद वो अमृतसर पहुंचे। कैसे पहुंचे मालूम नहीं, लेकिन अमृतसर पहुंचे। सूचना मिल गई कि मैं ठीक ठाक आ गया हूं, अब मैं अंबाला में तुम्हें मिलूंगा। हम लोग अंबाला पहुंच ही चुके थे, हमारे बाकी परिवार। तो दादाजी ने अंबाला ज्वाइन किया वहां पर परिवार को। चूंकि हमारे दादाजी सर्विस क्लास थे और ही वॉज इन ईस्ट इंडिया कंपनी में उस समय काम करते थे रावलपिंडी में। तो जब अंग्रेजी चले गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई। जब वो कंपनी खत्म हो गई तो उसकी जगह बनी बर्डन कंपनी। तो हमारे दादाजी को बर्डन कंपनी में पोस्टिंग मिल गई दिल्ली की। तो फिर दिल्ली में हम लोग शिफ्ट हुए। जब आपके पिताजी जी अंबाला आ गए, जी, अंबाले से जब उनको आपने बताया कि भी उनको नौकरी मिल गई दिल्ली में, दादाजी को, तो दादाजी को जब नौकरी मिल गई तो क्या उस समय अकेले दादाजी शिफ्ट हुए या आप सारे ही अंबाले से दिल्ली आ गए? नहीं, हमारी संपूर्ण फैमिली शिफ्ट हो गई और वहां पर फिलहाल दिल्ली में जो हमें कुछ जगह अलॉट करी थी, उसमें से एक जगह थी सिविल लाइंस, एक थी ग्रेटर कैलाश, एक थी तिलक नगर और एक था रजौरी गार्डन। तो चूंकि पहाड़गंज जो था वो नजदीक था
रेलवे स्टेशन से। तो हमारे दादाजी का व्यू ये था कि टूरिंग जॉब थी उनकी, कि मुझे कहीं जाना आना भी पड़े तो कम से कम स्टेशन के नजदीक रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो स्टेशन के पास ही एक जगह है आराकशा रोड, होटल एयरलाइंस। तो होटल एयरलाइंस वाली गली के अंदर दादाजी ने लिया कि आप हमें यहाँ जगह दे दीजिए। तो दादाजी को और उनके जो कज़न ब्रदर थे उनको, हमको 2 प्लॉट वहाँ अलॉट हो गए, जो फिर दादाजी ने वहाँ कंस्ट्रक्शन करवाई और सारी फैमिली फिर वहीं रहने लगी। जब वहाँ आप शिफ्ट कर गए, मकान बना लिया, बाकी के परिवार के लोगों ने क्या काम किया, क्या व्यापार किया या नौकरी करी? उसके बाद जब दादाजी को नौकरी मिल गई, मकान बन गया, तो आप कैसे खड़े हुए? देखिए, बड़ा कठिन है ये उस दौर को एहसास करना। हम तो खाली बातें करके एहसास महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो लोग तो इस प्रक्रिया से गुजरे हैं। तो इट वॉज ए वेरी बिग सेटबैक, बहुत बड़ा एक दिमाग में सेटबैक था कि हम अपनी पुरानी पुश्तैनी जगह को छोड़ के आए हैं। तो वो सेटबैक हमारे दादाजी को ऐसे लगा कि आने के घर बनाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़नी चालू हो गई, उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। एक किस्म से कहें तो डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ ए थिंग उनको हो गया, डिप्रेशन में थोड़ा बहुत चले गए थे वो। अब हमारे पापा, चाचा, बाकी बुआएं सब जने बहुत छोटी उम्र में थे। तो हमारे दादाजी ने बोला कि भाई हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, फैमिली कुंबा बड़ा है। तो हमारे दादाजी ने वहीं घर में बैठ के नमक का काम स्टार्ट किया, नमक को पका के थैली में पैक करके उसकी सप्लाई करना। तो उस समय जमाने में 50s की बात होगी, ये 52, 53 की। तो उस समय जब दादाजी ने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो बर्डन कंपनी वालों को पता लग गया कि भाई ये अपना भी साइड बिजनेस कुछ कर रहे हैं। तो दादाजी से उसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी मांगा गया कंपनी से, क्योंकि कंपनी वाले भी नमक को बेचते थे पैकेट में। तो दादाजी को फिर अल्टीमेटली जो उनकी सर्विस थी उससे 4-5 साल पहले ही रिटायरमेंट लेनी पड़ी। तो वो बिजनेस करने की वजह से उनको ये झेलना पड़ा। अब उस समय में हमारे फादर लोग, चाचा लोग, ये सब छोटी एज में थे, 11वीं 12वीं में थे उस समय। लेकिन उस समय एकदम से सारा बर्डन आ गया हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, फादर पे, चाचाओं पे। फिर भी हमारे दादाजी ने बोला नहीं, आप अपनी पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, घर में जो छोटा मोटा काम है, बिजनेस जो उन्होंने साइड बिजनेस खोल रखा था, इसको करते रहो। तो फिर उसको कंटिन्यू करने के बाद उस पे बैन लग गया था नमक पे। प्राइवेट कोई आदमी सेल परचेज नहीं कर सकता था नमक। पहले भी हुआ था गांधी जी के समय, जो गांधी जी ने लाठी लेके नमक आंदोलन करा था। तो खैर बड़े लोगों से कंपटीशन कहाँ लड़ा जाता है। तो उस समय सीमेंट जो आया था, सीमेंट का काम स्टार्ट किया इन लोगों ने, फादर ने, दादाजी की गाइडेंस में। उस समय जो सीमेंट आया था वो आता था चूहों का रैट होल्स को बंद करने के लिए, कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं होता था। कई लोगों को शायद ये बात पता भी ना हो। तो वो सीमेंट इन्होंने एजेंसी ली और सीमेंट को कंस्ट्रक्शन में अच्छे से मार्केटिंग करके इंट्रोड्यूस करा। तो टचवुड हमारी फैमिली में जो भी काम हम लोगों ने करा, हमारे बड़ों ने करा, हमने तो खैर क्या करा है, तो उन लोगों ने जो भी काम करा ना, दे वर द पायनियर्स, दे वर द फर्स्ट पर्सन टू डू सच थिंग्स। नमक का करने वाले प्राइवेट वही थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। सीमेंट का जो ये करा, दे वर द पायनियर्स, दे वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट करने वाले वही लोग थे। एजेंसी थी, लेकिन लोगों की जो वो उसकी एप्लीकेशन थी ना, उसके बारे में दे वर नॉट श्योर। वो रैट होल्स को बंद करने के लिए लगाते थे। फिर उन्होंने बोला यार इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, तो समथिंग डिफरेंट फैक्ट्री लगानी चाहिए। तो उस समय सीमेंट की चद्दरें आती थी, सीमेंट की चद्दर एस्बेस्टस की काफी टाइम से आ रही हैं। तो सीमेंट की चद्दर को पहले लगाते थे, लकड़ी की कड़ियों के ऊपर पताशे वाली कील से ठोकते थे, तो वो चद्दरें टूटती बहुत थी। तो कंपनी वाले परेशान थे, हम लोग परेशान थे कि ब्रेकेज बहुत है। तो मुनाफा तो होता नहीं था, ब्रेकेज वापस आ जाती थी कि आपकी चद्दर लगाई और वो टूट गई। तो पापा चाचा लोगों ने, हमारे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने रूफिंग बोल्ट के बारे में सोचा कि कोई ऐसा बोल्ट बनाए जो कड़ी के नीचे से लगे और ऊपर से नट से टाइट हो जाए, चद्दर नहीं टूटेगी। तो 1962 में उन्होंने इसका घर में ही थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन चालू कर दी। तो इस तरह उन्होंने धीरे धीरे करा और ये लाइन हमने अभी 1982 में बंद करी है, क्योंकि चीज़ें, टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही हैं, तो हम भी चेंज हो गए। लेकिन जो संघर्ष और जो मेहनत इन लोगों ने करी है ना, हम लोग उसके 10% भी नहीं कर पाए। कपूर साहब, जब परिवार ने नमक का काम करा, नमक का काम कुछ दिन चल के बंद हो गया, फिर सीमेंट का करा, वो कुछ दिन चल के वो बंद हो गया, फिर नट बोल्ट का करा, जो उस लंबे समय तक चला जी। ये सारा काम आपने दरियागंज में रहते हुए ही वहीं करा? पहाड़गंज में ही। हाँ जी।
तो गाजियाबाद आप कब आए? जी, अब जब ये काम बोल्टो का हमारा स्टार्ट हुआ घर के अंदर से, तो डिमांड उसकी इतनी बढ़ गई थी कि हमें लगा कि हम मैनुअली इसको ना करके इसको मशीन से बनाएं। तो मशीन से बनाने के लिए वो घर पे काम नहीं हो सकता था, जगह चाहिए थी। तो पहाड़गंज में ऑलरेडी हमारे पास एक दुकान थी जिसमें सीमेंट की चदरों की एजेंसी थी हमारे पास। तो एक जगह हमने गाजियाबाद में आके तब ली थी 1962 में। यहाँ पहली बार फैक्ट्री लगाई गाजियाबाद में, जस्सीपुरा में, दिल्ली गेट के पास है। तो वहां पर हमने फैक्ट्री लगाई नट बोल्ट बनाने की। तो वहां पर एक कारखाना बनाया। रहते हम दिल्ली थे, सारे भाई लोग, पापा चाचा सब लोग अप डाउन करते रहते थे। तो वहां पर फैक्ट्री डाली तो प्रोडक्शन बढ़ी। फिर वो बढ़ने के बाद हमने एक फैक्ट्री और लगाई फरीदाबाद में। वहां पर भी सीमेंट की दुकान थी, एजेंसी थी वहां पर हमारे पास। तो नॉर्दर्न इंडिया के सबसे बड़े हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर बने। ये सब उन्होंने जो मेहनत करी है वो फलीभूत हुई उनकी, और 1 से 2 से 3 फैक्ट्रियां हमारी हो गई, और नट बोल्ट ऑल ओवर इंडिया हमारे बन के जाते थे। आज भी क्या वो नट बोल्ट का काम कर रहे हो आप, कि या बंद कर दिया? नहीं, नट बोल्ट एब्सोल्यूट हो गया है। अब सीमेंट की चद्दर बिकॉज ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स, क्योंकि उससे कहते हैं कि इट्स प्रोन टू कैंसर। बाहर शोध हुआ इसके बारे में, तो बाहर यूरोप अमेरिका में बहुत साल पहले ही बंद हो गई थी। हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में ये बंद हुई है 80s में, अर्ली 80s में। बिकती तो आज भी है, लेकिन उसका जो कॉन्डम है, उसकी जो सेल है, वो बहुत लिमिटेड रह गई है। जैसे कुछ इंडस्ट्री होती है पेट्रोकेमिकल्स की, पेट्रोलियम की, तो वहां तो मैंडेटरी है, वहां तो आप कोई और शीट लगा ही नहीं सकते, तो वहां तो वो लगेगी। बाकी किसी भी इंडस्ट्री में आज आप बाहर चले जाओ, आपको जो आजकल का नया कॉन्सेप्ट है कलर कोटेड शीट्स का, आपको वही दिखेगा। और हम भाइयों ने, जो नेक्स्ट जनरेशन हमारी है, हम लोग यही काम कर रहे हैं, कलर कोटेड शीट्स बना रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, जिसको आजकल हम बोलते हैं PEB स्ट्रक्चर्स। तो वो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं फाउंडेशन बोल्ट से लेके, और ऊपर की जो कलर कोटेड शीट है, जीन्स तो हमारे अंदर पुरानी है ना, तो वही पास ऑन हुई, तो उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कपूर साहब, जैसा कि एक्चुअल मेरे से इस चैनल के शुरू करने के बाद कई लोगों ने सवाल करे कि भाई जितने पंजाबी पाकिस्तान से आए और सब जने कहते हैं जी हम खाली हाथ आए, और यहाँ सारे फल फूल रहे हैं और प्रभु की कृपा सब पे जी, इस बात से आप कैसे सहमत? देखिए, हमारे पंजाबियों के अंदर बहुत अच्छी एक खासियत है, वो लोग मेहनत से जी नहीं छोड़ाते, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो। हमने खुद अपनी फैक्ट्री में अपने हाथों से मशीनें चलाई हुई हैं, तो मेहनत में हम भी नहीं पीछे हैं कहीं। लेकिन पंजाबी कौम ही एक ऐसी कौम है जिसके अंदर काम करने की शर्म नहीं है। तो प्रभु ने उसी को आपको वरदान, एक किस्म से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसे बोलते हैं, तो वो मेहनत जो है ना, वो जनरेशन के आगे रंग लाती है। अब कई पंजाबियों का कहना यह है कि जैसे हम सब लोग आम भाषा में कहते हैं ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जबकि कई लोगों का कहना है ये जी हिंदुस्तान पाकिस्तान तो पहले था ही नहीं, था ही सारा हिंदुस्तान। बंटवारा तो असली पंजाब का हुआ है। बिल्कुल ठीक गल है, क्योंकि 67% एरिया पंजाब का वो चला गया पाकिस्तान में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। और 33% पंजाब जो है वो मतलब हिंदुस्तान में आ गया। दिल्ली से लेके और तमाम जितना पंजाब पाकिस्तान में चला गया, लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी, ये सारे जितने भी शहर थे, ये सारा पंजाब हुआ करता। जी बिल्कुल। आप इससे सारे सहमत हो? हाँ बिल्कुल है जी, पंजाबी था पहले पूरा, और हकीकत यही है कि बंटवारा तो पंजाब का ही हुआ है, पंजाबियत का बंटवारा हुआ। बिल्कुल। और हम जो वहां से आए, हम भी पंजाबी तो वहां से आए हैं। ज्यादातर जो वहां से लोग माइग्रेट हुए हैं, ज्यादातर ऑल वर पंजाबियों को ही वहां से रोंदा गया। और ये कौम थी इतनी हिम्मती और इतनी बहादुर कि वो टिकी रही, शैटर्ड नहीं हुई। उसने फिर से ग्रास रूट से चालू करा काम, अपनी मेहनत। और मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करूंगा कि जो हमारे घर की बड़ी लेडीज थी या जो महिला वर्ग थी, योगदान उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। अगर वो सपोर्ट उस समय फैमिली को तंगी में ना करती तो शायद हम उतनी मेहनत ना कर पाते। उनके सपोर्ट की वजह से ही आज जो हम लोगों के अंदर जो हौसले हैं या मेहनत करने की क्षमता है, दैट क्रेडिट गोज टू द ਲੇਡੀਜ਼। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। किन्नी बड़ी गल है दसो। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਝੇਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਅਗਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ झेलਦੀਆਂ आज हमारा वजूद ही ना होता, तो वजूद नहीं हो। वजूद ही नहीं होता। कपूर साहब, आपके परिवार में पंजाबी खाना आज बनता है या नहीं बनता? बिल्कुल बनता है जी। हमारे यहाँ बस एक ही थोड़ा माइनस पॉइंट हुआ है वहाँ से माइग्रेट होने के बाद कि हमारे घर से जो पंजाबी लैंग्वेज है वो बहुत हद तक खत्म हो गई है। बोलने में हम लोग समझते सब हैं। हमारे फादर साहब तो उर्दू और पंजाबी लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बोलते कम थे, क्योंकि हमारे दादाजी का जो ब्रॉटअप या जो उनके सराउंडिंग था ना, इट वाज टोटल इंग्लिश। क्योंकि जब उन्होंने कामी अंग्रेजों के साथ किया तो घर के अंदर भी हर सैटरडे संडे महफिल लगती थी, डिस्कशनें होती थी। हमारी दादी उस समय भी बाहर अंगीठी में उन सब के लिए पकवान बनाती थी और घर के अंदर जो बोलचाल थी, प्रचलन बोली हमारे घर में दादाजी के टाइम से ही इट वाज मोर इंग्लिश देन हिंदी देन पंजाबी। तो इसलिए वो फिल्टर होते होते अब जो हमारी जनरेशन है हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत बोलन विचना हमारे को थोड़ी सी तकलीफ है, लेकिन हाँ समझने में वी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। This program is powered by Mixin. Dream it, live it. Safab, crafting your dreams. देखो, वैसे ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। 20-25% ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 20-25% ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ 75% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ बोल ही नहीं सकते, वो समझ भी नहीं सकते बाबू जी। हाँ जी। अब हमने थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिस स्टार्ट करी है ना घर में, क्योंकि मेरी जो वाइफ है शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम टिपिकल पंजाबी फैमिली, तो जब भी सानू टाइम मिलता हैगा तो हमने बोल रखा है कि 1.5-2 घंटे असी जो भी गलबात करांगे वो पंजाबी विच ही करांगे। तो वी आर स्लोली स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिस। तो जब भी सानू मौका मिलता हैगा हम घर में भी पंजाबी हुन बोलना चालू कर देती है। मतलब आप ये समझते हो कि जो पंजाबी भाषा है बड़ी मीठी भाषा है, बड़ी अच्छी भाषा है? बहुत मीठी भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को ये लगता है कि इससे ज्यादा जो अपनापन जो इस भाषा में है वो मुझे नहीं लगता किसी और भाषा में होगा। आप जब पाकिस्तान से बंटवारे के समय आए, आपका परिवार आया, तो कुछ वहाँ से ला पाए या नहीं ला पाए? देखिए, जब उस समय जब वहाँ पर पता लगा कि वहाँ पर घर जलने चालू हो गए हैं, कत्लेआम चालू हो गए हैं, तो हमारे दादाजी को कुछ और ज़्यादा सूझा नहीं। उन्होंने अपने कोचवान को, जो हमारे घर में उस समय मोटर कारें तो थी नहीं, बग्गी थी, तो उन्होंने बोला भाई कपड़े डालो, बग्गी में बैठो और दिन दिन में अब भी निकल जाओ, क्योंकि जो जितने लोग राहगीर इतने लोग जा रहे हैं तो वो भी एक किस्म से आपके लिए सेल्फ सपोर्ट है। बाकी आप लोग बैठो और निकल लो। तो बर्तन भांडे तो कुछ नहीं ले जा पाए, जो थोड़ा बहुत घर में सामान पड़ा हुआ था खाने पीने का रास्ते के लिए वो लिया और कुछ कपड़े लिए। बस हमारे जो दादी जी थी उन्होंने कुछ नहीं करा। दादाजी की कुछ चीजें थी जो उनको बड़ी प्रिय थी, सिर्फ वो उन्होंने उठाया वहां से, क्योंकि वो उनके अलमीरा में पड़ी हुई थी। कपड़े हटाते हुए वो उनको वहां दिखी, उन्होंने वो उठा के डाल ली। जो आज तक धरोहर मेरे दादाजी की आज भी मेरे पास है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ श्रोता ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है। हाँ जी, देखिए की ਤੁਹਾਡੀ दादी ले आई है दादाजी की निशानी। देखिए जी, हमारे दादाजी के कजन ब्रदर 1932 में 1932 में ईस्ट इंडिया कंपनी से लंदन गए थे और वहाँ से वो मेरे दादाजी के लिए ये ओमेगा कंपनी की रिस्ट वॉच लाए थे। ये 1932 में वो लाए थे, कब की है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन 32 में वो लेकर आए थे 1932 में। और ये देखिए आज भी चालू है, इसको चाबी दीजिए और ये आज भी घड़ी चलती है, काली भी नहीं पड़ी। काली भी नहीं पड़ी, ये एज इट इज की एज इट इज है। ये पार्कर पेन का ही डब्बा है, एक पेन मिसप्लेस है। ये पार्कर पेन है, बॉल पेन।
मेरे दादाजी शौकीन थे, सिगरेट बहुत पीते थे, तो उनका ये लाइटर है, म्यूजिकल लाइटर, ये भी लंदन का है। और एक लेकर आए थे सिगरेट केस, चूंकि वो सिगरेट पीते थे, तो ये दिखाऊंगा मैं आपको सिगरेट केस। ये ऐसे खुलता है। उस समय सिगरेट चलती थी नेवी कट, छोटी वाली, हाइट उसकी छोटी होती थी, तो नेवी कट 4-4 सिगरेट एक इसमें लगती थी, तो ये 12 सिगरेटें इसके अंदर आ जाती थी। तो ये वो लेकर आए थे और ये लेकर आए थे। जो धरोहर मेरी दादी लेकर आई थी वो मैंने बड़ी हिफाजत से संभाल के रखा हुआ है। ये लॉकर में रखता हूं। ये मतलब सबसे बड़ा खजाना यही है मेरे लिए। देखो जी, बुजुर्गा दी निशानी तो बढ़ के कोई खजाना नहीं है। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग किस्सा आपने छेड़ दिया है। हमारे दादाजी की जब शादी हुई, मतलब वहीं पर रावलपिंडी में, तो हमारे परदादाजी थे रेलवेज में, ब्रिटिश रेलवेज होती थी उस समय। तो जब हमारे शादी करके हमारी दादी, शी वॉज आई थिंक सो 9 और 10 ईयर्स ऑफ एज, तो फर्स्ट डे शादी करके जब सेकंड डे मॉर्निंग सुबह सुबह हुआ, तो हमारी परदादी ने बोला हमारी दादी को, भाई तुम नहा धोकर आओ रसोई में। तो उन्होंने ठीक है मैं नहाने जाती हूँ। तो उस समय गुसल खाने अटैच नहीं होते थे, घर से थोड़ा बाहर होते थे वेड़े में। तो जब वो नहाने गई तो उन्होंने बोला यहाँ साबुन तो है नहीं, साबुन तो दो, मैं नहाऊं किससे। उस समय लाइबॉय साबुन तब का है, लाइबॉय साबुन होता था नहाने के लिए। तो उन्होंने कहा लाइबॉय साबुन पड़ा हुआ, तू नहा ले उससे। तो उन्होंने हमारी परदादी को साबुन ला के वापिस कर दिया कि मैं इससे नहीं नहाती, मैं पियर्स सोप से नहाती हूँ, तो मेरे लिए पियर्स सोप मंगाओ। तो पियर्स सोप उस जमाने में अपने में एक मुकाम होता था उसको हासिल करना। तो हमारी दादी को शौक था और जब तक वो रही वो पियर सोप से ही नहाई। तो ये एक छोटा वाकया है जिसपे हम लोग बड़ा वो करते हैं कि देखो दादी कितनी हमारी चूजी थी। और आज जो भी हम लोग हैं वो उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग हैं। 14 अगस्त है। आज उन शहीद परिवारों को, उन शहीद ऐसे लोगों को जो पाकिस्तान से आते समय शहीद हो गए, आज के दिन उनका शहीदी दिवस है। पंजाब में शहीदी दिवस आज का मनाया जाता है। और जो हमारे पंजाबी संस्थान या संस्थाएं हैं, वो कई लोग अभी शाम को मोमबत्तियां जलाएंगे चौराहों पर। और मेरा श्रोताओं से निवेदन है कि एक दिया उन शहीदों के नाम जिनका आज नाम भारत में कोई नहीं जानता, जिनको कोई नहीं जानता, उनके नाम का एक दिया अपने घर के दरवाजे पर अवश्य जलाएं, उन शहीदों के नाम। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा कुछ, देखिए सर, अगर आपकी अनुमति हो बड़े भाई साहब, तो मैं एक अपना सुझाव इसमें डालना चाहता हूँ। सुझाव क्या, देखो पहल किसी ना किसी को तो करनी पड़ती है। मेरा मानना यह है कि आप किसी भी एक ऐसे परिवार को चुनें जो अपने आप में सक्षम नहीं है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए हो या अगर आपने किसी को कहीं जॉब लगानी हो ताकि उसकी रोजगार और उसका परिवार चले, चाहे और या किसी की ऐसी फैमिली की मदद करी जाए जैसे शादी होती है, वो हमारी समिति करती भी है, वो करना चाहिए। देखिए मोमबत्ती जलाना तो अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने कर्म से भी मोमबत्तियां जलानी पड़ेंगी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कपूर साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आपके घर में पंजाबी खाना बनता है, आप पराठे बनवाते हो या नहीं? आज पराठे खाते हो कि नहीं? बहुत, आप मेरी सेहत देख के आपको पता चल रहा होगा। पंजाबियों की सेहत में अगर थोड़ा बहुत टिंड ना निकला हो वो पंजाबी नहीं है। तो हमारे यहाँ सब डेज के परोंठे बनते हैं। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मक्खन परोंठा और दही के साथ होता है। लेकिन अब वो डेज बने हुए हैं कि हफ्ते में 4 दिन ही खाली परोंठे मिलेंगे, बाकी दिन चीट डेज दूसरी चीज मिलेगी। घर में जो लेडीज हैं जी, चलो जेंट्स की तो ड्रेस, क्योंकि काम धंधे में जाना है, पैंट कमीज है। जो परिवार की लेडीज हैं वो पंजाबी पहनावा पहनती हैं या नहीं? हाँ जी, बिल्कुल पहनते हैं जी। प्रॉपर सलवार कमीज जो पंजाबियों की पहचान है। रेगुलर हमारे घर की सारी बहुएं जितनी भी लेडीज हैं, 5 है, पांचों की पांचों हमारी चाचियां, हमारी मदर, सब जने वही पहनावा पहनते हैं। आपके परिवार में, पर्सनल परिवार में जी, यदि परिवार संयुक्त अभी भी चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बंटवारे हो गए क्योंकि ये एक सृष्टि का नियम है बंटवारा होना। आपके व्यक्तिगत परिवार में कितने बच्चे हैं,
बेटे बेटियां उनकी शादी हो गई या नहीं हुई, पोते पोती हैं या नहीं हैं? देखिए जी, हमारे फादर और उनके 2 ब्रदर थे, सगे भाई ये 3 थे। तो जो हमारे फादर हैं उनसे हम 2 भाई हैं और हम दोनों भाई यहीं गाजियाबाद में रहते भी हैं और हम दोनों का काम गाजियाबाद में ही है। हमारे दूसरे चाचा जी जो हैं उनके भी 2 लड़के हैं और उनमें से एक बेटा तो अमेरिका में काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है अपना, और जो बड़ा बेटा है वो भी गाजियाबाद ही रहता है और गाजियाबाद में ही उसकी फैक्ट्री है। तीसरे नंबर के जो हमारे चाचा जी हैं उनका जो बेटा है, एक बेटी है। बेटा जॉब कर रहा है और जो उनकी बिटिया है वो मैरिड है, बट शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, वो भी काम करती है, सर्विस करती है। तो वैसे हम लोग सब आसपास ही रहते हैं। संयुक्त परिवार तो कह सकते हो आप, क्योंकि हम सब एक दूसरे के घर से कनेक्टेड हैं और हम लोग हफ्ते 10 दिन में एक दूसरे के यहाँ आना जाना हमारा रेगुलर है। आपके पर्सनल परिवार में कितने बच्चे हैं? देखिए, मेरा सिर्फ एक बेटा है और आजकल जो अभियान चल रहा है कि भाई बच्चों को प्रोत्साहन दो, खेल कूद के लिए भी, पढ़ाई के लिए। ऑफ कोर्स हमारा टाइम वो निकल गया जब हमारे पेरेंट्स बोलते थे भैया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रेशर पढ़ाई पे ज़्यादा था। लेकिन अब है जो बच्चा खुद करना चाहता हो उसमें आप उसको इनकरेज करो। तो मेरा बेटा स्पोर्ट्स पर्सन रहा है फ्रॉम एज ऑफ 9। वो और ये आपका चेस कंपटीशन खेला है इंटरनेशनल लेवल पे एट द एज ऑफ 11 और उसने टक्कर दी थी रैंकिंग में 62 नंबर वाले शख्स को जो पोलैंड का था। उस समय वो 11 साल का था। 3 घंटे की उसने उसको फाइट दी थी। तो पोलैंड वाले ने स्पेशल बुलाया था कि आप बच्चे, आपके साथ कौन आया है उनको बुलाओ। तो मेरी वाइफ गई हुई थी साथ में बेटे के। तो उन्होंने बोला इस बच्चे को चेस खेलनी मत छुड़वाना, इसने मेरे जैसे को, एंड हिज एज वाज 72 इयर्स ऑफ एज, कह रहे मेरे को इस बच्चे ने 3 घंटे की फाइट दी है, हार गया बाद में, लेकिन इट्स ए बिग अचीवमेंट, तो आप इसको कंटिन्यू करो। तो हमने खैर उसको परसुए करा, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में इधर उधर खिलवाए, लेकिन समहाउ जैसे वो बड़ा होते गया उसका रुझान चेंज हो गया। ही शिफ्टेड टू क्रिकेट। तो क्रिकेट के अंदर फिर मैंने उसको खूब इनकरेज करा, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं अपने टाइम में। अपना स्कूल में गेम्स कैप्टन रहा हूं मैं, दिल्ली में पढ़ा था खैर मैं। तो मैंने कहा ठीक है ओके, क्रिकेट खेलना है तो मैं तेरे को उस टाइप की ट्रेनिंग दिलवाता हूँ। क्रिकेट खेलना शुरू हो, उस समय उसकी हेल्थ, ही वॉज ओवरवेट दैट टाइम। तो वहां उसका कभी कभी कुछ मजाक उड़ता था क्योंकि वो फील्डिंग करते हुए तेज भाग नहीं पा रहा था। तो इसके चेस वाले सर ने बोला यार तेरे बस की दौड़ने वाला गेम नहीं है, यू कम बैक टू चेस ओनली। तो ही टुक इट एज ए चैलेंज। कहते नहीं, अब सर मैं खेलूंगा, दौड़ूंगा भी और वजन भी घटाऊंगा। तो मेरे बेटे ने उस समय, जब बच्चों को सब कुछ खाना पसंद होता है, बर्गर, पिज्जा या परांठे, मेरे बेटे ने मीठा, परांठे, हलवा सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अन्न छोड़ दिया, क्योंकि उसने बोला मैंने वजन भी घटाना है और अपने आप को स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि उसको जुनून था कि मैंने कुछ स्पोर्ट्स में ही कुछ बनना है, बाकी तो परमात्मा के ऊपर है। तो वो 13 किलो वजन घटा लिया उसने अपना, 10-10 किलोमीटर की जॉगिंग करने लग गया डेली। तो टचवुड वो उसकी गेम क्रिकेट से हटते हटते आ गई फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर अब मैंने उसको स्पेन भेजा था, पीछे 1 साल स्पेन लगा कर आया है। तो स्पेन के वहां पर बार्सिलोना अकेडमी है नोएडा में, तो 4 साल इसने वहां ट्रेनिंग ली है नोएडा में। तो वहां के कोच ने बोला आप इसको एक बार एक्सपोजर देने के लिए यूरोप लेकर जाओ। तो मैं उसको स्पेन लेकर गया, वहां बार्सिलोना की एकेडमी वहां भी थी। तो वहां पर ये 1 साल रहा है अंडर ट्रेनिंग, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का 1 साल का कोर्स था जो उन लोगों ने कराया। तो बेटे ने वो साथ में करा। अब इस समय वो अपना हुनर दिखाने के लिए अब वो बॉम्बे गया हुआ है। तो लेट्स होप, आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वहां पर कोई क्लब या अपना भारत के लिए वो खेले। कपूर साहब, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਸਮਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ जी ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ जी ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ योजना हैगी है, उस बारे दसो। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने हिमांशु बड़े भाई। देखिए ऐसा हैगा कि ये समिति हमारी आज की तो है नहीं, आपको तो मालूम ही है 38-40 साल से ये समिति चल रही है और प्रति वर्ष ये सामाजिक कार्य जितने होते हैं वो काफी सारे हम लोग करते हैं। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप होता है वो लगता है हमारे यहाँ, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी लगते हैं हमारे यहाँ। जैसे मैंने बताया था कि कोई जरूरतमंद आता है पढ़ाई के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, तो हमारे द्वार उनके लिए पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं। कुछ बच्चे आते हैं जिनको हम थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, थोड़ी बहुत फीस के लिए या बुक्स के लिए
जो उनको स्टेशनरी चाहिए उसके लिए। इसके अलावा हम जो करते हैं वो हमारा होता है साल में एक बार सबसे बड़ा कार्यक्रम मुंडे कुड़ियां दा परिचय सम्मेलन, जो हम प्रतिवर्ष कराते हैं और उसके अंदर हमको बहुत सहयोग मिलता है। चार्जेस कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसका सेवा हम देते हैं हमको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों की मैच नहीं मिल पा रहे हैं या उनके शादी नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, तो वो लोग एनरोल होते हैं हमारे यहाँ और हम उनका छोटा मिनी बायोडाटा बनाते हैं जो अपनी मैगजीन में डालते हैं, छपाते हैं। और परिचय सम्मेलन वाले दिन हम जितने भी मेंबर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई होती है उनको वो देते भी हैं। उसके अंदर बच्चों का ब्रीफ बायोडाटा फोन नंबर के साथ होता है। और अभी पिछले कई वर्षों से 25-30 रिश्ते तकरीबन ऑन एवरेज वहीं तय हो जाते हैं, उसी दिन हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से समाज के लिए कार्य हो रहा है। वृक्षारोपण तो खैर आप जानते ही हैं, इतने सालों से हम लोग लगाए जा रहे हैं, तो हमें जब भी मौका मिलता है, अभी पीछे हमने करा है, इस बार दोलाना में हुआ है हमारा वृक्षारोपण का प्रोग्राम। तो साल में इन मौसम में जब बरसातें होती हैं तो हमारा एक कार्यक्रम वृक्षारोपण का जोर शोर से होता है। तो जितने मतलब एनवायरमेंट के लिए भी हम लोग करते हैं कि कल को हमारी जनरेशन को कम से कम ताजी सांस लेने में, हवा लेने में सुकून तो मिले। सारे जंगल बनते जा रहे हैं कंक्रीट के, तो प्लांट्स तो खत्म होते जा रहे हैं। तो प्लांटेशन तो ड्राइव बहुत अच्छी चीज है, सबको करना चाहिए। घर वालों को होना चाहिए कि हमने साल में 10-11 पेड़ जरूर लगाने हैं। अब जगह आप अपने स्कूल चले जाओ, कॉलेजों में चले जाओ, जहां भी जगह मिले, हॉस्पिटलों में चले जाओ, वहां पर जरूर वृक्ष लगाने चाहिए। कपूर साहब, आने वाले समय च गाजियाबाद तो एक उपचुनाव होना है जी। गाजियाबाद शहर विधान सभा ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ जुड़िया है या जुड़ना चाहिए है, इस बारे में? देखिए ऐसा जी, पंजाबी जो है ना अपने आप में खुद काफ़ी सक्षम है मेहनत करने में। वो जिस मर्जी पार्टी के साथ हो, मेहनत करने वाले आपको पंजाबी नंबर 1 पे टॉप पे मिलेंगे। लेकिन उनको वो दर्जा या जो उनकी वो कहते हैं ना पहचान, वो नहीं प्राप्त हो पा रही है। मेहनत तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हम अपनी वाहवाही नहीं चाहते। मेहनत में हम लोग पीछे नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से अब वो समय आ गया है कि हमारे किसी न किसी पंजाबी भाई को शहर में अपना नाम, अपना रुतबा, अपने पंजाबी भाइयों का, उसको आगे बढ़ के आना ही पड़ना है। यदि राजनीतिक दल यानी कि जो वर्तमान राजनीतिक दल सत्ता में है, हम लोग उसी से अपेक्षा रखते हैं कि हमें प्रतिनिधि हमारा हो। यदि कोई राजनीतिक दल, भाजपा जैसे अब सत्ताधारी दल है, यदि वो किसी पंजाबी को टिकट देती है, क्योंकि पहले भी एक पंजाबी यहाँ से महापौर का चुनाव लड़े, कमल शेखरी जी, फिर एक एमएलए का चुनाव लड़े, एक सरदार जी पंजाबी थे, वो भी, उनकी 1800 वोट निकली, उनकी 5500 वोट निकली, जिसको लेकर आज भी हर राजनीतिक दल और विशेष रूप से भाजपा ये कहती है, पहली बात तो तुम इकट्ठे नहीं हो, दूसरा तुम्हारी इतनी संख्या नहीं है और तुम एमएलए का टिकट मांगते हो। इस पर क्या कहना? देखिए ऐसा है, राजनीति जो है वैसे वो मेरा इतना विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बोलूं कि हमें अपना जो पावर है या हमारी जो स्ट्रेंथ है वो दिखाने का टाइम शायद आ चुका है। हम लोग को अपने जो कार्यक्रम होते हैं या जो फेस्टिवल्स होते हैं, पर्व होते हैं, बैसाखी, लोहड़ी, हमें इसको सार्वजनिक तौर से बनाना पड़ेगा। हम उसको ऐसे बनाए कि शहर में सबको पता लगे कि हाँ यार, लोहड़ी ऐसे बनाई जाती है या बैसाखी ऐसे होती है। बैसाखी वाले दिन क्या करते हैं वो लोगों को पता लगेगा। और दूसरा, इस बहाने हमारा जितना कुंभा है, हमें मैं कुंभा ही बोलूंगा, सारे हमारे पंजाबी भाई हम एक ही कुंभे के हैं, तो हमारा सारा कुंभा इकट्ठा हो और शहर में भी पता लगे लोगों को कि हाँ भाई, पंजाबियां जो हैं खाली मेहनत में नहीं, इसमें भी आगे हैं। जब हर चीज में पंजाबी आगे है तो इसमें क्यों नहीं, दान दक्षिणा सब में। वैचारिक रूप से कपूर साहब, आप किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करते? देखिए जी, आजकल जो इस समय मौजूदा समय जो चल रही है पार्टी, इतनी डायनेमिक पार्टी, मेरा अपना व्यू पॉइंट है, शायद बहुत बेहतरीन है। और इनकी छत्र छाया में
सब लोगों ने देखा ही होगा कितनी शांति, कितना अमन, कितना डिसिप्लिन, और जो क्रिमिनल्स के ऊपर इन्होंने अंकुश लगाया है ना, डर बैठा दिया है, ये अपने आप में क्रेडिबल है। मतलब ये इतनी बेहतरीन चीज है और उससे सारा समाज, सारा माहौल अपने आप में खिलने लगेगा। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया पार्टी तो हो ही नहीं सकती। हमारा पूरा तन मन धन से इस पार्टी के साथ है हम लोग। हम पंजाबी चैनल के श्रोताओं का मैं आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, हमेशा के लिए जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। और मैं कपूर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप कीमती समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। This program is powered by Mixin. Dream it, live it. Safab, crafting your dreams. जद कीता पंजाबियां ने कीता है कमाल, हो जो बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल।